हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मेडिकल इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए नर्सिंग का मिडवाइफरी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ, जो आपके नर्सिंग का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि DSSB, ESIC, BHU, नॉर्सेट, ये सब में आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव भ्रूण का कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है। तो मानव जो इम्ब्रियो होता है उसका कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन कौन सा होता है? तो सिफाइलिक प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए, जो प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, वो कितना प्रेजेंटेशन होता है? तो यहाँ पे ब्रिज प्रेजेंटेशन, सिफाइलिक, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक, ये 4 पोजीशन होता है, जो कि हमारा सबसे कॉमनेस्ट जो होता है वह सिफाइलिक प्रेजेंटेशन होता है। चलिए नेक्स्ट, मानव भ्रूण का कॉमनेस्ट लाई है। तो मानव भ्रूण का कॉमनेस्ट लाई कौन सा है? तो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लॉन्गिट्यूडिनल लाई। लाई भी कितने होता है दोस्तों? 3 होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक और ट्रांसफर। बट कॉमनेस्ट जो होता है यह लॉन्गिट्यूडिनल होता है। देखिए, ऑब्लिक थोड़ा ये तिरछा रहता है इस तरह से, और ट्रांसफर बिल्कुल ही ट्रांसवर्स रहता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंडीशन मातृ मृत्यु दर यानी कि जिसे हम MMR का मोस्ट कारण है? MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कारण क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हिमोरेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हिमोरेज यह MMR का मोस्ट कारण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ऑसिपिटल बोन तथा दोनों पेराइटल बोन्स को अलग करने वाला सूचर कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से यह फिगर देखिए। ऑसिपिटल बोन देखिए यहाँ पे है, यह हो गया ऑसिपिटल बोन और पेराइटल बोन। यह दिस इज पेराइटल, दिस इज पेराइटल। तो इन दोनों यानी कि ये एक पेराइटल ये ऑसिपिटल, यानी इन तीनों बोन्स के बीच में कौन सा सूचर है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो सूचर है ये हुआ लंबोइडल सूचर। तो करेक्ट आंसर इज लंबोइडल सूचर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो ऑप्शन पढ़िए हम लोग। सेजाइटल सूचर को लॉन्गिट्यूडिनल सूचर भी कहा जाता है। सेजाइटल सूचर होता है उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल सूचर भी कहते हैं दोस्तों। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेजाइटल सूचर 2 पेराइटल बोन के मध्य स्थित होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो सेजाइटल सूचर होता है वह 2 पेराइटल बोन के बीच स्थित होता है। नेक्स्ट देखिए, कोरोनल सूचर पेराइटल तथा ऑसिपिटल बोन्स के मध्य स्थित होता है दोस्तों। देखिए, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्यों? यह कथन असत्य है। क्यों? देखिए, हम लोग फिगर में इसे देखते हैं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या था दोस्तों? जो देखिए दोस्तों, जो कोरोनल सूचर है, यहाँ पे देखिए ये कोरोनल सूचर है, यह पेराइटल बोन, ये हो गया पेराइटल बोन तथा ऑसिपिटल बोन के मध्य स्थित होता है। देखिए दोस्तों, तो पेराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन लेम्बोइडल सूचर के बीच स्थित होता है दोस्तों, ना कि कोरोनल सूचर का। तो इसीलिए ऑप्शन सी गलत है। और ऑप्शन बी में क्या था दोस्तों कि ये पेराइटल बोन हम लोग जानते हैं कि 2 फ्रंटल बोन होता है। ये 2 फ्रंटल बोन, 2 पेराइटल बोन, एक ऑसिपिटल बोन, एक टेम्पोरल बोन और एक स्फेनॉइड बोन होता है दोस्तों फीटल स्कल में। तो 2 फ्रंटल बोन के बीच को सूचर को क्या कहते हैं? 2 फ्रंटल बोन के बीच के सूचर को फ्रंटल सूचर, 2 पेराइटल बोन के बीच के सूचर को सेजाइटल सूचर, और यही सेजाइटल सूचर को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल सूचर भी कहते हैं। इसका एक और नाम है दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल सूचर। और फ्रंटल और पेराइटल बोन के बीच से यहाँ पे कोरोनल सूचर स्थित होता है दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए, पेराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच लंबोइडल सूचर स्थित होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मतलब असत्य कथन कौन सा है? तो कोरोनल सूचर पेराइटल तथा ऑसिपिटल बोन के मध्य स्थित होता है, यह कथन असत्य है। और ये देखिए, फ्रंटल सूचर 2 फ्रंटल बोन्स के बीच स्थित होता है, यह कथन भी सत्य है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटीरियर फ्रंटल का निर्माण करने वाला सूचर है। इंटीरियर फ्रंटल को निर्माण करने वाला कौन सा सूचर? अभी पिछले हम लोग इमेज में देखे दोस्तों, तो इंटीरियर फ्रंटल कैसे बनता है, कौन कौन से सूचर का रहता है तब इंटीरियर फ्रंटल बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा दोस्तों। आगे की ओर फ्रंटल सूचर, पीछे की ओर सेजाइटल सूचर तथा कोरोनल सूचर दोनों तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज। चलिए फिगर देख ले। फिगर में देखिए दोस्तों, इंटीरियर फ्रंटल कहाँ पे है? ये है हमारा इंटीरियर फ्रंटल। तो यहाँ पे कौन कौन सूचर मिलके बन रहा है? एक यहाँ पे देखिए, ये सूचर पहला है, कौन सा? फ्रंटल सूचर। इधर साइड ये, और ये है हमारा कोरोनल सूचर, और इधर से आगे हमारा कौन सा? पेराइटल सूचर। तो इंटीरियर फ्रंटल कौन कौन सूचर से मिलकर बनता है? आगे की ओर ये हो गया फ्रंटल सूचर, दोनों तरफ से ये हो गया कोरोनल सूचर, और ये पीछे की ओर सेजाइटल सूचर। तो एंटीरियर फ्रंटल का निर्माण करता है। और यहीं पे क्या है? पोस्टेरियर फ्रंटल। पोस्टेरियर फ्रंटल बोले तो कौन कौन से सूचर आके मिलता है? तो आगे की ओर ये क्या हो गया दोस्तों? सेजाइटल सूचर, इधर साइड तरफ से लंबोइडल सूचर। तो पोस्टेरियर सूचर एक सेजाइटल सूचर और लंबोइडल सूचर मिलके पोस्टेरियर फ्रंटल बनाता है। और एंटीरियर फ्रंटल सूचर और कोरोनल सूचर और पेराइटल सूचर। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य में पोस्टेरियर फ्रंटल का निर्माण करने वाले सूचर के जंक्शन से होता है। यह क्वेश्चन भी अभी हम लोग फिगर ने देख लिया, तो आप लोग ऑप्शन देख के बताइए दोस्तों। जल्दी से इस ऑप्शन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। तो कौन सा है? आगे की ओर सेजाइटल सूचर तथा लंबोइडल सूचर दोनों तरफ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पोस्टेरियर फ्रंटल का निर्माण कौन सा करता है? तो आगे की ओर सेजाइटल सूचर तथा दोनों तरफ लंबोइडल सूचर। चलिए नेक्स्ट। मानव भ्रूण की खोपड़ी यानी कि स्कल का सब ऑसिपिटो ब्रेगमैटिक डायमीटर लगभग होता है। कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 9.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिगर आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कहाँ पे है? सब ऑसिपिटो ब्रेगमैटिक। यहाँ पे देखिए, ये हमारा है सब ऑसिपिटो ब्रेगमैटिक। ये इसका डायमीटर कितना है? यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट। ह्यूमन फीटल स्कल में ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर लगभग होता है। तो यहाँ पे ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा है ऑसिपिटो फ्रंटल। तो इसका डायमीटर 11.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर एच सी इज करेक्ट आंसर, 11.5 सेंटीमीटर। फीटल स्कल में ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर लगभग 11.5 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। RH इम्यून ग्लोबिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों? तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा फीटो मैटरनल ब्लीड के 72 घंटों के अंदर इसे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी पेरीनेटल इन्फेक्शन डिजीज हाईली कॉन्टाजियस होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कौन सा होगा? हर्पिक्स सिम्प्लेक्स वायरस, जिसे कि हम शॉर्ट में HSV भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिजीज हाईली कॉन्टाजियस होता है, तो हर्पिक्स सिम्प्लेक्स वायरस इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। मानव भ्रूण के स्कल में वह डायमीटर जो गर्दन के नेप से ब्रेगमा के केंद्र तक स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कौन सा? यहाँ पे फिगर देखिए, क्या कह रहा है? स्कल वह डायमीटर जो गर्दन के नेप, देखिए यहाँ पे नेप, गर्दन के नेप, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए गर्दन के नेक से ब्रेगमा तक स्थित होता है। ये देखिए यहाँ पे इस यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं? ब्रेगमा। फेस होता है, ब्रेगमा होता है, और इधर ब्रो होता है दोस्तों। तो ब्रेगमा से लेके गर्दन के नेप तक के डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं? तो सब ऑसिपिटो ब्रेगमैटिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सब ऑसिपिटो ब्रेगमैटिक जो डायमीटर होता है या गर्दन के नेप से, यानी कि यहाँ से लेके गर्दन के नेप से और ब्रेगमा तक स्थित होता है।
मासिक धर्म के दौरान दर्द होना कहलाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्मेनोरिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि डिस्मेनोरिया को पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होना जिसे कि हम लोग डिस्मेनोरिया कहते हैं। मिनार्के किसे कहते हैं दोस्तों? मिनार्के, यानी कि जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसे हम लोग मिनार्के कहते हैं। डिस्पेनुरिया किसे कहते हैं? डिस्पेनुरिया उसे कहते हैं जब पेनफुल क्वाइटस होना, यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स करना, ये होता है डिस्पेनुरिया। मेनोपॉज परमानेंट अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि परमानेंट समाप्त हो जाना, इसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। यह लगभग 45-50 एज में सब महिलाओं में मेनोपॉज आ जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव भ्रूण के स्कल में हाईएस्ट डायमीटर होता है। तो मानव भ्रूण के स्कल में हाईएस्ट डायमीटर कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मेंटो वर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जिसका डायमीटर कितना होता है दोस्तों? 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारा मेंटो वर्टिकल। यहाँ पे मेंटो वर्टिकल जो डायमीटर होता है यह सबसे हाईएस्ट डायमीटर होता है मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट। मानव भ्रूण के स्कल में वह डायमीटर जो चिन्ह के मध्य बिंदु से सजाइटल सूचर को उच्चतम बिंदु तक स्थित होता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो राइट आंसर है क्या यहाँ पे देखिए चिन्ह, ये हो गया हमारा चिन्ह, हो गया चिन्ह के सजाइटल सूचर के उच्चतम बिंदु तक, ये हो गया चिन्ह से लेके सजाइटल सूचर के उच्चतम बिंदु तक मिलाने वाले डायमीटर को क्या कहते हैं दोस्तों? मेंटो वर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मेंटो वर्टिकल, जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट। प्रसव के दौरान जन्म मार्ग यानी बर्थ पैसेज से गुजरते समय भ्रूण के शरीर की शेप में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी बर्थ पैसेज से गुजरते समय भ्रूण के शरीर के शेप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? मॉडलिंग। चलिए नेक्स्ट। IUCD लगाने की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है। तो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है दोस्तों? तो ब्लीडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। IUCD एक प्रकार का क्या है दोस्तों? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है यह, तो उसका कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लीडिंग। चलिए नेक्स्ट। ट्रू पेल्विस के भाग हैं। तो ट्रू पेल्विस के भाग कौन कौन है दोस्तों? इनलेट, आउटलेट एंड कैविटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, इनलेट, आउटलेट एंड कैविटी ट्रू पेल्विस के भाग हैं। नेक्स्ट। सबसे पहले पार्टोग्राफ किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो पार्टोग्राफ किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किसने सबसे पहले इसका नामकरण किया? तो डॉक्टर R.H. फिल पोर्टर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पार्टोग्राफ के द्वारा हम लोग इस क्या क्या पता कर सकते हैं दोस्तों? तो जो हमारा बेबी होता है उसका फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं, और उसका डायलेटेशन एंड इफेसमेंट कितना हुआ है ये सुन सकते हैं दोस्तों, और BP ये सब चेक कर सकते हैं पार्टोग्राफ के द्वारा। महिला प्रीमी ग्रेविडा है या फिर मल्टी ग्रेविडा, ये सब पार्टोग्राफ में सारा चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है दोस्तों, और डायलेटेशन एंड इफेसमेंट कितने आवरली हो रहा है ये इससे पता चलता है। तो इसका निर्मित किसने किया था? तो डॉक्टर R.H. फिल पोर्टर। चलिए नेक्स्ट। मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। राइट आंसर 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वह 55 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कह रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए, मानव में महिला पेल्विस की कैविटी की शेप को ब्रिम कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। पेल्विस यानी कि मानव पेल्विस की आउटलेट को ब्रिम कहा जाता है, नहीं, आउटलेट को ब्रिम नहीं कहा जाता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। फीमेल पेल्विस का हाईएस्ट डायमीटर होता है। तो हाईएस्ट डायमीटर किसका होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ट्रांसवर्स डायमीटर का सबसे हाईएस्ट डायमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट।
निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी कंडीशंस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए रिस्क फैक्टर है? राइट आंसर हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, गर्भवती महिला में सर के डिसेंट का पता लगाने के लिए कौन सी ग्रिप काम में ली जाती है? तो राइट आंसर है फंडल पेल्विक 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक बार महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो उसे क्या कहते हैं? प्रथम बार जो गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट हुई है तो उसे हम लोग प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हो उसे प्रीमी ग्रेविडा, नल्ली ग्रेविडा जो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसे हम लोग नल्ली ग्रेविडा कहते हैं। मल्टीपारा जो जो दो या दो से अधिक बच्चों को जन्म दे चुकी है उसे हम लोग मल्टीपारा कहते हैं। प्रीमिपारा जो एक बच्चे को जन्म दे चुकी है। पारा का मतलब होता है बेबी आउट ऑफ डिलीवरी, मतलब बेबी जो आउट होती है थ्रू बर्थ का, मतलब डिलीवरी उसका हो जाना। पारा मीन्स होता है बच्चे को जन्म दे देना। प्रीमी पारा यानी कि जो एक बच्चे को जन्म दे चुके हैं उसे हम लोग प्रीमी पारा कहते हैं। मल्टी पारा जो दो या दो से अधिक बच्चों को जन्म दे चुकी है उसे हम लोग मल्टी पारा कहते हैं। नल्ली पारा जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेग्नेंट, तो वह एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो तो उसे हम लोग नल्ली ग्रेविडा कहते हैं। प्रीमी ग्रेविडा जो एक बार यानी कि जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई हो उसे प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, एंटीनेटल एडवाइस शामिल है। कौन कौन एडवाइस शामिल है? तो माता को प्रतिदिन 300 किलो कैलोरी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है। माता को आयरन तथा फॉलिक एसिड टैबलेट लेनी चाहिए, बिल्कुल सही। टेटनस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल लेबर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है यूटोसिया। नॉर्मल लेबर यूटोसिया। डिस्टोसिया यानी कि अब नॉर्मल लेबर। डिलीवरी किसे कहते हैं? बेबी आउट ऑफ, यानी बेबी आउट हो जाता है, बेबी आउट ऑफ थ्रू वेजाइनल या फिर LHCS किसी के थ्रू भी जब बेबी आउट होना डिलीवरी कहलाता है। पार्चुराइजेशन यह एक तरह का क्या है दोस्तों? Parturition is a process by which the fetus membrane and placenta are expelled from the uterus. तो पार्चुराइजेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जो फीटस मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा को एक्सपेल्ड करता है, किससे? यूट्रस से। तो और इसी को पार्चुराइजेशन को ही हम लोग एक और नाम कहते हैं, इसे लेबर कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेबर। चलिए नेक्स्ट, असामान्य प्रसव कहलाता है। अभी हम लोग देखें असामान्य प्रसव यानी कि अब नॉर्मल लेबर डिस्टोसिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जन्म देने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो जन्म देने की प्रक्रिया पूछ रहा है, सोचो बच्चों, जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पार्चुराइजेशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो प्रसव वेजाइनल अथवा एब्डोमिनल हो सकता है। क्या कर रहा है दोस्तों? प्रसव यानी कि जिसे कि हम लोग लेबर कहते हैं। तो लेबर क्या होता है दोस्तों? लेबर में 3 चीज़ मेनली इंक्लूड होता है, या एक साइन होता है दोस्तों, कोई प्रोसेस नहीं। लेबर एक प्रकार का साइन है जिसमें क्या क्या होता है? वाटर ब्रेकिंग होता है। वाटर ब्रेकिंग बोले तो जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है वह बाहर ब्रेक डाउन करता है, वो गिरता है, मतलब वो ब्रेक डाउन होना। दूसरा है इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स का इफेसमेंट एंड डायलेटेशन होना। फिर तीसरा साइन है लेबर का कॉन्ट्रैक्शन। तो लेबर एक प्रकार का साइन है दोस्तों, तो ये वेजाइनल अथवा एब्डोमिनल नहीं हो सकता। यह कथन असत्य है दोस्तों, यह कथन क्या है? गलत है। LHCS से बच्चे का जन्म देना डिलीवरी कहलाता है, ना कि प्रसव। क्या कह रहा है दोस्तों? LHCS यानी कि सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन, इसे कहते हैं LHCS को। तो बच्चे का जन्म देना डिलीवरी कहलाता है, या
ये दिस इज कॉल्ड डिलीवरी, ना कि लेबर कहलाता है। तो LACS से बच्चे को जन्म देना डिलीवरी कहलाता है, ना कि डिलीवरी एक प्रकार बोले बेबी आउट होता है, डिलीवरी में बेबी आउट होता है। और लेबर एक प्रकार का साइन है दोस्तों, उसके पहले डिलीवरी होने के पहले जो भी साइन एंड सिम्टम दिखते हैं उसे हम लोग लेबर कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा LACS से बच्चे का जन्म देना डिलीवरी कहलाता है, ना कि प्रसव। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रसव, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्रसव की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रसव की अनुपस्थिति में डिलीवरी नहीं हो सकती दोस्तों, तो ये भी गलत ही हो गया। और LACS से बच्चे का जन्म होना लेबर कहलाता है, नहीं, गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हो दोस्तों, आज का क्वेश्चन कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आना, वैसे मैं सोच रहा हूँ मैं सीरीज़ चला रही हूँ जो अभी होने वाले इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम है दोस्तों। DSSB हो रहा है, NORCET आ रहा है, BHU आ रहा है, और फिर अभी हाल में ही ESIC का फॉर्म फिलअप हो चुका है दोस्तों। तो वो सब एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम यह सीरीज स्टार्ट किए हैं दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।